गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पढ़ रहे हैं। तो उस लेसन में हमारा हेडिंग था विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध किस तरीके से थे। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के बाद लेकर के जो तनाव थे वो क्या थे, उस कश्मीर के क्षेत्रों को लेकर के हमेशा क्या है तनाव उत्पन्न होते रहते। तो इस स्थिति में क्या होने लगे कि 1948 से 1965 के बीच में क्या होने लगे, युद्ध होने लगे और इससे काफ़ी दोनों के बीच में तनाव का मुद्दा हमेशा क्या रहा है, बना रहा है। तो अब आगे देखेंगे, भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती गर्माहट के बाद तनावपूर्ण हो गया। जब भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती में क्या था, गर्माहट के बाद कैसा था, तनावपूर्ण, तनाव से भरा हुआ हो गया। दोनों देशों की सीमा और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के सवाल पर तनाव बना रहा। किस मुद्दे को लेकर के, दोनों देशों के बीच मतलब भारत और चीन के बीच में सीमा, मतलब दोनों देशों की सीमा और साथ ही साथ जो तिब्बत पर किसका नियंत्रण, चीन का नियंत्रण के सवाल पर हमेशा तनाव बना रहा। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया और भारत को अत्यधिक सैनिक क्षति का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से 1962 में चीन ने क्या कर लिया, भारत पर अचानक से आक्रमण कर दिया, जिससे काफ़ी हानि हुई। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले 2 दशकों में भारत ने गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि गुटनिरपेक्ष किसी भी गुट में शामिल ना होकर वो स्वतंत्र रूप से भागीदार हो रहा था, और साथ ही साथ जो पंचशील के सिद्धांत है वो किसी भी देश के जो आंतरिक मामले हैं किसी भी तरीके से वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, और उसी सिद्धांत पर उन्होंने आगे बढ़ा। तो कहा गया है कि 2 देशों के क्या होने लगे कि जो नियंत्रण था किस पर, गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी उन्होंने किसका आधार बनाया, विदेश नीति का उन्होंने आधार बनाया। यह नीति प्रायः भारत को 2 महागुटों में बटे विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने तथा अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो 2 गुट में बट गए थे, एक तो अमेरिका और दूसरा क्या था, सोवियत रूस, 2 एक शक्तिशाली गुटों में बट गए थे। तो उस तरीके से क्या है कि यह नीति जो थी भारत में जो 2 गुटों में बटे हुए जो विश्व में अपने स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि आर्थिक विकास को उन्होंने, जो विकास थी उसको उन्होंने सुनिश्चित सही तरीके से करने में सहायता रहा है, यह कोशिश की है उन्होंने। 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस क्या है, 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। इतने वर्षों तक उन्होंने प्रधानमंत्री रह करके भारत में अपने कार्यभार को संभाला, और साथ ही उन्होंने स्वतंत्र भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना थी, साथ ही धर्मनिरपेक्ष किसी भी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता थी, और साथ ही साथ उन्होंने औद्योगिक जो विकास थे उसको आगे बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नेतृत्व किया, जो कि 1965 में किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुए उसमें भी उन्होंने क्या है, सफलतापूर्वक उन्होंने भी अपना नेतृत्व किया, सही राह लोगों को दिखाया। और उसके बाद उनका अकस्मात निधन हो गया, मतलब उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उनके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1965 से 1970 तक वे लगातार इस पद पर बनी रही। तो इस तरीके से यह प्रधानमंत्री के पद पर रह करके जो लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी अपना जो योगदान था, अपना जो नेतृत्व था उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और साथ ही उन्होंने 1965 से 1977 तक उन्होंने भी अपना जो पद था उसको लगातार वो उस पद पर कार्य करके अपना योगदान उन्होंने भी दिया। अब आगे देखते हैं 14.2.6 में क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलन का उभार।
1967 से 1971 के समय को क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलन का समय कहा जाता है। इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इसी दौरान उभरे। मतलब ये जो समय था उस समय क्या है, जो राजनीतिक थे वो दल सामने उभर करके आई और साथ ही वो क्या थी, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल के आधार पर उन्होंने क्या है अपनी पहचान स्थापित की और कई आंदोलन में भाग होकर के उन्होंने अपने आप को उभारा। इन रुझानों की शुरुआत 1967 के चुनावों से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों के लाभ मिलने लगे थे उन्होंने संगठित होकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनावों से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। तो इस तरीके से लोगों ने संगठन बना करके क्या किया, राजनीतिक जो सत्ता थी उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने चुनावों में अपनी जो उपस्थिति है उसको उन्होंने दर्ज कराना शुरू कर दिया। इन चुनावों में उन जातियों व समूहों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जिनकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं की वजह से सुधरी थी। तो इन चुनावों की वजह से जब इन चुनावों में जो राजनीतिक सत्ता को जो लोगों ने संगठित होकर प्राप्त किया था तो उन चुनावों के माध्यम से उन जातियों व जो समूह थे उनको उभारने के लिए स्पष्ट रूप से मतलब उनको ऊपर उठाने की कोशिश की। साथ ही साथ जिनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, कमज़ोर थी, और साथ ही साथ जो भूमि में सुधार होने लगे और इस तरीके से जो अन्य योजनाएं होती थी उसकी वजह से काफ़ी सुधार देखने को हुआ या मिला। इन चुनावों में हालांकि कांग्रेस को लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद वे चुनावों में यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार झेलनी पड़ी। तो इस तरीके से जो कांग्रेस को जो लोकसभा में 284 सीटों से जो बहुमत प्राप्त हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद जब चुनाव होने लगे तब उनका जो प्रदर्शन था वो कैसा होने लगा, बुरा प्रदर्शन हो गया और विधानसभा जो चुनाव थी वहाँ पे उन्हें हार झेलनी पड़ी। भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था। इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई। मतलब यहीं से स्पष्ट हो गया, पता चला कि किस तरीके से जो भारत में लोकतंत्र की जड़ें हैं वो कैसी मजबूत हो रही थी तथा देश बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मतलब बहुदलीय मतलब एक से अधिक दल जो कि राजनीतिक व्यवस्था में अपना जो प्रदर्शन वो दिखा रहे थे और उस स्थिति के आधार पर वो भी जो राजनीतिक दल हैं वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तमिलनाडु तथा केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकारें बनाई, जबकि अन्य राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकारें बनाई। जो कि यहाँ पे बताया गया कि तमिलनाडु तथा केरल में कहा गया है विपक्षी दलों ने क्या है अपेक्षाकृत, जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या है स्थायी सरकारें उन्होंने बनाई, लेकिन जबकि अन्य राज्यों में मतलब दूसरे राज्यों में क्या हुआ कि जो विपक्षी दलों ने एक दल दूसरे दल के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, वो मिल करके सरकारें भी बनाई। गठबंधन सरकारें अधिक देर तक नहीं चल सके तथा दल बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से ये सरकारें धीरे धीरे गिरने लगी। जो सरकारें गठबंधन करके अपना सरकार चला रही थी वो अधिक दिन तक वो नहीं चल सकी तथा कहा गया कि दल बदल, एक दल से दूसरे दल की अदल बदल की वजह से क्या होने से शुरू हो गए, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। और जब भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया तो सरकारें क्या है गिरने लगी, मतलब जो उनकी सरकार थी वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई। इस अवधि में देश के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। तो इस तरीके से इस अवधि में क्या होने लगा कि देश के जो कई क्षेत्र देश में जो और भी जो क्षेत्र थे वहाँ क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न शुरू हो गई। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पेश की गई। यह मांग मुख्य रूप से
उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रारंभ की थी। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि राज्य में विकास के लाभ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही पहुंच पाते थे। जो यहाँ पे छात्रों ने जो किए थे, विश्वविद्यालय के छात्रों ने, कि उनकी जो मांग थी वो क्या है, जो शिकायत थी वो क्या है कि अगर जो विकास होता है तो सिर्फ कुछ ही राज्यों में होता है, मतलब कुछ ही क्षेत्रों में होता है, और बाकी क्षेत्रों में जो विकास होने हैं वो विकास नहीं हो पाता, मतलब चुने हुए इलाकों पर ही विकास सिर्फ हो पाते हैं। 1969 में असम के जनजातीय दलों ने घासी, जैंतिया और गारो कबीले के इलाकों को जोड़कर नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो इस तरीके से जो 1969 में असम में जो जनजातीय लोग थे उनके जिले, जनजातीय जिलों को विभिन्न तरीके से जो लोग थे वहाँ पे उन इलाकों को जोड़ करके एक नए तरीके से क्या बनाया गया, मेघालय बनाया गया। हालांकि पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था, लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला। तो इस आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है कि जब पंजाब का पुनर्गठन फिर से गठन किया गया था 1966 में, तो उस समय क्या है, पंजाब को किसकी राजधानी, चंडीगढ़ के रूप में उसे राजधानी नहीं मिला था। 1968-69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लगातार क्या होने लगे थे, धरने, लोग क्या है धरने और प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में यह मांग की गई कि बम्बई, मुंबई केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे। जैसे कि आपको बताया गया कि जो महाराष्ट्र में क्या है, शिवसेना, मतलब उनके शिवसेना के जो नेतृत्व में जो चल रहे थे, मांगों को लेकर के जो चल रहे थे कि क्या है, मुंबई और जो बम्बई है वो मुंबई केवल किसके लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। विशेष रूप से कहा गया है कि दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर भी थे, क्योंकि कुछ दलों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है। जो दक्षिण भारत के लोगों की वजह से क्या है, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के लोगों को उनकी वजह से काम वहाँ नहीं मिल पा रहा है, लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण कश्मीर, नागालैंड और राज्यों में युवा वर्ग द्वारा पुरानी मांगें उठाई जा रही थी। तो इस प्रकार से लोग अपनी जो मांग थी, अपनी जो आवश्यकता थी, ज़रूरतें थी, उनको मांग को लेकर के वो आगे आ रहे थे। तो इस तरीके से कश्मीर, नागालैंड और फिर राज्य के जो युवा वर्ग थे वो लोग अपनी मांग को लेकर के बढ़ते जा रहे थे। अब आगे देखेंगे 14.2.7 में राजभाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। संविधान सभा में ये इस बात को लेकर के बहुत लंबी बहस हुई थी। के बाद जब बहस हुई उसके बाद में निर्णय लिया गया कि किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो, उसे किसका राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राजभाषा के प्रशासन कार्य के रूप में प्रयोग होती रहेगी। और ये भी साथ में तय किया गया कि जो 15 साल तक क्या होंगे, अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर क्या होगा, राजभाषा, जो राज्य में जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी वो प्रशासनिक कार्य में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अनुसार जब 1965 में हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया। ये कहा गया कि जब 1965 में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में, ध्यान रखिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा अलग अलग होती है, तो जब राजभाषा बनाया जा रहा था तो क्या है, जो गैर हिंदी भाषी थी वो भी इसका विरोध
शुरू कर दिया गया। आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। जो ये आंदोलन चल रहा था उसका सबसे प्रभावित क्षेत्र जो कौन सा था, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया और इस दौरान धरना प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए। तो तमिलनाडु में जब इस निर्णय के खिलाफ जब उसे राजभाषा बनाया जा रहा था तो उस समय क्या है, लोग खिलाफ हो गए लोग, और राज्यव्यापी जो राज्य के रहने वाले लोग थे वो क्या है, हिंदू विरोधी उन्होंने क्या चलाया, आंदोलन चलाया। और इस दौरान उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए और कई कई जगहों पर भी बड़े पैमाने पर मतलब बड़े क्षेत्रों पर उन्होंने हड़ताल भी शुरू किए। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुई और 70 से अधिक लोग मारे गए। तो इस तरीके से जो आंदोलन चला जो भाषा को लेकर के, तो इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें 70 से अधिक लोग भी मारे गए। कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर भीतर से बट गई और तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से जब ये मुद्दा चल रहा था तो कांग्रेस खुद इस मुद्दे को भीतर से क्या कर वो बट जा रहे थे, और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि किसी भी राज्य की सहमति, अगर जब तक राज्य सहमति नहीं होता है तब तक उस पर हिंदी भाषा नहीं थोपी जाएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। इसके बाद भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए और 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। जब ये आंदोलन क्या है, इन सब के बाद भी जब आंदोलन शांत नहीं हुए तो क्या है, ये चुनाव जब 1967 में जब चुनाव हुए तमिलनाडु में तो कांग्रेस को करारी हार का, कांग्रेस की जो शासन चल रही थी या चुनावी दल में उन्होंने भाग लिया तो उस समय उन्हें क्या है, हार का सामना देखना पड़ा। अंततः 1967 में सरकार ने अधिनियम में कुछ बदलाव किए। इसमें हिंदू विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नए प्रावधान बनाए गए थे उसमें कहा गया कि यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें अपनी राजभाषा का चुनाव खुद कर सकती है। तो अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य भाषा का चुनाव वो खुद स्वयं कर सकती है। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी या इनके अलावा कोई अन्य भाषा भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो राजभाषा का जो इस्तेमाल होगा वो अपना चाहे स्वच्छ चुनावी खुद जैसे कि निर्णय कर सकती है या खुद कर सकती है जो राज्य सरकारें होंगी। तो साथ ही इसमें क्या हुआ कि जब ये राजभाषा जब उन्हें माननी है तो क्या वो लोग या तो वो अपने भाषा में हिंदी, अंग्रेजी या इसके अलावा भी वो दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट 3 में भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। 14 के 3.1 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीविपर्स की समाप्ति। आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ मगर देश में गरीबी की समस्या में कमी नहीं आई और कृषि अभी भी उपेक्षित रहा। जिस तरीके से जो आज़ादी के जब 20 साल हो जाने के बावजूद भी उद्योगों का विकास हो जाने के बाद भी क्या है, देश में जो समस्या थी गरीबी को लेकर के, उस समस्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो कमी बनी ही रही। और अभी भी क्या थी कि कृषि अभी भी उपेक्षित रहा, मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया था। इस कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी दिख रही थी। पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव बढ़ रहा था। जब जो लोकप्रियता थी कांग्रेस की, जब उसमें कमी बढ़ती रही तो आपस में पार्टी के अंदर भी क्या शुरू हो गए, तनाव उत्पन्न हो गए, वो बढ़ ही रहे थे। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलाव की योजना बनाई।
और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियां लागू करना चाहती थी और साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पद पर थी तो उन्होंने जो बुनियादी बेसिकली जो नीतिगत बदलाव किए गए थे, नियम में जो परिवर्तन किए गए थे, तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत अमीरों के जो विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में कहा गया है लोकप्रियता नीति लागू करना चाहती थी, जिससे क्या हो सके कि साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, एक नई क्रांति लाना चाहती थी। उदाहरण के लिए वे भूतपूर्व राजा महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया जो भूतपूर्व मतलब पहले के जो राजा महाराजा थे, स्वतंत्रता के समय में सरकार की ओर से क्या दिया जाता था, उनको अनुदान दिया जाता था। जो उस जो अनुदान में दिया जाता था उसे उन्होंने समाप्त करना चाहिए। वो साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जा सके। तो जो निजी बैंक थे उनका जो एकीकरण करना चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण करना चाहती थी ताकि उससे क्या हो सके, गरीबों की सहायता हो सके और उससे जो कृषि में जो परिवर्तन लाना चाहती थी, एक नई क्रांति लाना चाहती हैं, उसको क्या हो सके, बढ़ावा हो सके। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई जिसे हरित क्रांति कहा गया। तो इस तरीके से उनका जो विचार था वो क्या था कि जो किसान हैं उनको मदद मिले, गरीबों की स्थिति में सुधार हो और साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। तो उन्होंने सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर क्षेत्रों में किसानों को क्या करने लगे, ऋण व अनुदान, उन्हें क्या है ऋण देने के लिए और साथ ही अनुदान दे करके उन्हें मदद की गई जिससे क्या है वो उन्नत बीज खरीद सकें, खाद और दवाइयों का जो उपयोग है उसके साथ वो उत्पादन को बढ़ाने की योजना तैयार हुई जिसे आज किस नाम से, हरित क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। अब आगे देखते हैं 14.3.2 में देखेंगे कांग्रेस का विभाजन, किस तरीके से कांग्रेस का जो विभाजन हुआ उसके बारे में। इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और अब उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। यहाँ पे कांग्रेस का जो विभाजन हो रहा था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद, लोगों के बीच में एक मतभेद उत्पन्न वो हो गया था जो कि बढ़ता ही जा रहा था, जिसमें एक और कौन थे, युवा वर्ग के नेता थे। ये मतलब युवा वर्ग जो क्या थे, गरीब के पक्ष में वो तीव्र कदम उठाना चाहते थे और साथ ही जो उनका जो झुकाव था वो किस पंथ की ओर, जो वामपंथ दलों की ओर उनका झुकाव ज़्यादा था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। ये दूसरे कहना चाहिए नेता थे दूसरे जो कि संगठन के पुराने नेता थे, जिन्होंने संगठन बनाया उन्हीं में से जो पुराने नेता थे उनका संगठन था, जिन्होंने बीच में से मतलब किसी भी समस्या का बीच में से रास्ता निकालना वो उचित समझते थे। इंदिरा गांधी ने इन कदमों का आम लोगों ने काफ़ी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस की अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वी गिरी का समर्थन किया। तो इस तरीके से जो 1969 में जो कि राष्ट्रपति चुनाव में जो कांग्रेस की पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे जो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, तो इन दोनों के बीच में विरोध उत्पन्न हो गया था। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबी के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। जो कांग्रेस के नेतृत्व पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार क्या कर रही है कि गरीबों के पक्ष में जो बनाई जाने वाली जो नीति है जो कि क्या है, इन सारी चीज़ों के बीच में समस्या उत्पन्न कर रही है, रोड़ा उत्पन्न कर रही है। बहुत
से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वीवी गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे क्या हो गए, जीत गए। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उम्मीदवार जो कि कौन थे, वीवी गिरी का, उनको क्या मिला था, समर्थन मिला। और आगे चल करके जब मतदान हुए कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने तो किसको, श्री वीवी गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे क्या हो गए, जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस तथा के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस, मतलब दो भागों में विभाजित हो गई। इस क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव तथा 1972 के विभाजन राज्यों के विधानसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भी भारी जन समर्थन मिला। तो इस तरीके से जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो उनकी पार्टी 1971 में लोकसभा चुनाव तथा 1972 में विभिन्न राज्य के क्या है, विधानसभा चुनाव के जो गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के लोगों के बीच में उनको समर्थन किया गया। कामराज कांग्रेस को उस तरह का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी जो थी कि वही स्थापित हो गई या वो बन गई। अब आगे देखेंगे 14 पॉइंट के 3.3 में बांग्लादेश युद्ध। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया क्योंकि वहाँ पर भी मुसलमान कैसे थे, बहुत संख्या थी, मतलब उनकी संख्या, मुसलमानों की संख्या अधिक थी। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच में तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी अपेक्षा और क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ऐसा उनको लगता था। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन शुरू किया। जब उन्हें सत्ता न मिला तो क्या है, बलपूर्वक उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच में गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए। जब ये पाकिस्तान के कारण जब दो भागों के बीच में जब गृह युद्ध आरंभ हो गया या आंतरिक जो युद्ध थे वो शुरू हो गए, तो उस समय क्या है, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारी मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में भारत में आकर के शरणार्थी, मतलब शरण लेने के रूप में वो भारत आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा, जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये तनाव आगे चल कर के क्या होने लगा कि 1971 में किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें क्या हुआ कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी करने में वो सफल हो गए। पूर्वी पाकिस्तान का नया देश बांग्लादेश बना। तो इस तरीके से एक पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो नया बांग्लादेश बन गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।